गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने यूनिट 5 बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसका फर्स्ट जो चैप्टर था यानी चैप्टर नंबर 11 हमने ख़त्म कर लिया था। ठीक है, अभी उसी यूनिट का हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। जो फर्स्ट चैप्टर था इस यूनिट का, उसमें हमने जाना कि बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है, उसमें कैसे काम किया जाता है, वो किस लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फिर उसमें हमने वेक्टर्स के बारे में पढ़ा, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में पढ़ा। मतलब हमने देखा कि कैसे उसमें प्रोसीजर वगैरह किस टाइप से चीज़ें होती, वो सारी चीज़ें हमने पढ़ी। ठीक है, आज हम इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि उसकी क्या क्या एप्लीकेशंस हैं बायोटेक्नोलॉजी की। ठीक है, वो आज कहाँ उसका यूज़ हो रहा है बायोटेक्नोलॉजी का। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में हम देखेंगे। चैप्टर नंबर 12 में बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक है, तो हमने पढ़ा था लास्ट टाइम में, हमने पढ़ा था कि जो लास्ट चैप्टर था उसमें हमने देखा था कि बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं, लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन करना है हमें अपने कोई भी डिजायर प्रोडक्ट का। वो प्रोडक्ट क्या हो सकता है, वो कोई प्रोटीन हो सकता है, एंजाइम हो सकता है, कोई ड्रग हो सकता है ना, या फिर कोई इसके बाद विटामिन हो सकता है। तो कोई भी जो हमें प्रोडक्ट चाहिए उसका हमें लार्ज क्वांटिटी में हमें उसको कैसे बनाएंगे। ठीक है, और बनाने का हमने पूरा प्रोसीजर भी देखा था, उसके कुछ हमने बेसिक्स भी देखे थे बायोटेक्नोलॉजी के, कि जैसे हमने देखा था कि किस तरह से उसमें हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का यूज करते हैं, देन किस तरह से हम कोई भी जीन ऑफ इंटरेस्ट को प्लाज्मिड में इंटीग्रेट करते हैं, देन उसको फिर हम उसके कॉम्पिटेंट होस्ट में कैसे ले जाते हैं, वेक्टरलेस ट्रांसफर, विद वेक्टर, विदाउट वेक्टर, एंड देन फिर उसका लार्ज स्केल पे कैसे प्रोडक्शन किया जाता है बाय द यूज ऑफ बायोरिएक्टर्स। हमने दो टाइप के बायोरिएक्टर्स देखे थे, एक तो स्पर्ज था और एक सिंपल बायोरिएक्टर था। एंड देन फिर हमने डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस भी देखा था कि जब लार्ज स्केल पे कोई प्रोडक्ट हमारा तैयार हो गया तो उसको हम तैयार होने के बाद उसका मार्केट जब में रिलीज होना, उस बिटवीन द फेजेस जो भी स्टेप्स की जाती हैं उसको किस तरह से करते हैं। तो ये सारी चीजें हमने उसमें पढ़ी थी लास्ट वाले चैप्टर में। ठीक है, तो हमें तो पता ही है कि बायोटेक्नोलॉजी में हम ये सारी चीजें हम पढ़ चुके, तो हम जानते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी किससे डील कर रहा है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन से। ठीक है ना, इंडस्ट्रियल स्केल प्रोडक्शन ऑफ डिजायर प्रोडक्ट। जो भी हमारा डिजायर प्रोडक्ट है, यानी हमें जो भी चाहिए, जैसे कोई मेडिसिन चाहिए, जैसे इस चैप्टर में हम इंसुलिन का एग्जाम्पल पढ़ेंगे। ठीक है, तो कैसे इंसुलिन को बनाया गया। पहले क्या था, जो इंसुलिन था, जो डायबिटीज होती है, कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें इंसुलिन की रिक्वायरमेंट होती है। अब वो इंसुलिन कहाँ से लेके आएंगे, तो वो कैटल्स या पिग्स से उसको निकालते थे, लेकिन उसमें उनकी डेथ हो जाएगी। आप पेंक्रियास से इंसुलिन निकालेंगे तो ऑब्वियसली उस एनिमल की डेथ हो जाती थी। तो अब इतने सारे कैटल्स को तो नहीं मारा जा सकता है, तो फिर उसका एक अल्टरनेटिव देखा गया कि हम जो बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से इंसुलिन का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो अगर हमें इंसुलिन चाहिए लार्ज अमाउंट में, या कोई विटामिन चाहिए, या फिर हमको कोई एंजाइम चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए उस पर्पस पे हम बायोटेक्नोलॉजी को यूज करते हैं। ठीक है, मतलब वो ऐसा स्टडी है जिसमें हम बना सकते हैं इतने लार्ज लेवल पे कोई भी अपना डिजायर प्रोडक्ट। ठीक है, फिर हमने उसमें ये भी देखा था कि हम किसका यूज कर रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का भी यूज कर सकते हैं, जैसे बैक्टीरिया का यूज कर सकते हैं, कोई फंजाई का यूज कर सकते हैं, कोई प्लांट सेल का यूज कर सकते हैं, कोई एनिमल सेल का यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हमने अलग अलग उसके वेक्टर्स भी देखे थे। तो ये सारी इसमें हम इनको यूज करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, फंजाई, इन सब की सेल्स को यूज करते हैं। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी में। अब एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी देखो कहाँ कहाँ पे, जैसे थेराप्यूटिक्स में, ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस में है, डायग्नोस्टिक, कोई डिजीज का डायग्नोसिस करना है उसमें है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स अभी हम पढ़ेंगे भी उनके बारे में, देन कोई प्रोसेस्ड फूड है, बायो रेमिडिएशन में है ना, जैसे एनवायरनमेंट में बहुत सारे पॉल्यूटेंट जनरेट हो रहे हैं, तो यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म उन पॉल्यूटेंट्स को कैसे ब्रेक डाउन किया जाए। ठीक है, वो बायो रेमिडिएशन हो गया, देन वेस्ट ट्रीटमेंट, एंड देन एनर्जी प्रोडक्शन में। तो देखिए कितने सारे इसके एप्लीकेशंस है बायोटेक्नोलॉजी के। ठीक है, फिर उसके बाद हमको किस किस में पढ़ना है एप्लीकेशन, देखो हमको एक तो एग्रीकल्चर में देखना है, उसके बाद मेडिसिन में देखना है, और उसके बाद ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ये तीन
टॉपिक को हमको डील करना है अपनी एनसीईआरटी में जो दिया है, एंड देन इनसे रिलेटेड कुछ इथिकल इश्यूज होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो बायोटेक्नोलॉजी में मेन क्रिटिकल 3 रिसर्च एरिया है, ठीक है। सबसे पहला तो क्या है, प्रोवाइडिंग बेस्ट कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव ऑर्गेनिज्म। इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म का क्या मतलब है, उसमें हमने कोई जीन डाल दिया, ठीक है। हो सकता है कोई ऑर्गेनिज्म था, हमको उसका कोई कैरेक्टर अच्छा लग रहा है तो हमने उसको दूसरे ऑर्गेनिज्म में डाल दिया। तो मतलब इसमें क्या है, एक तो हम बेस्ट फॉर्म में इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। वो कोई माइक्रोब भी हो सकता है, वो कोई एंजाइम भी बना सकते हैं। उसके बाद ऑप्टिमल कंडीशन, जैसे हमने लास्ट टाइम पर पढ़ा था प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में, तो हमने देखा था उसमें कि स्टेराइल कंडीशंस बहुत ज़रूरी होती हैं, ठीक है। तो ऑप्टिमम कंडीशंस हमको तैयार करनी है जिससे कि जो भी हमने ऑर्गेनिज्म बनाया है वो डिजायर्ड प्रोटीन हमको बना के दे सके, ठीक है। एंड देन इसके बाद उसमें एक था डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, कि जो हमारा प्रोडक्ट बन जाए उस प्रोडक्ट को बनने के बाद हम उसको कैसे मार्केट तक लेके जाएंगे, उसको प्यूरिफाई करेंगे, उसका बहुत सारे उसके एनालिसिस होते हैं, क्वालिटी कंट्रोल चेक होता है, ये सारी चीजें हम देखेंगे, ठीक है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट रिसर्च एरिया हैं बायोटेक्नोलॉजी के, ठीक। अब हम इस चैप्टर में एग्रीकल्चर, मेडिसिन, ट्रांसजेनिक एनिमल्स, ये एप्लीकेशंस देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी के, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखेंगे एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर। तो हम बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस एग्रीकल्चर में देखेंगे, ठीक है। तो देखिए फूड प्रोडक्शन बढ़ाना है, ठीक है। फूड प्रोडक्शन कैसे कैसे बढ़ाया जा सकता है, या तो हम एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर करें। एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर मतलब जिसमें हम किसका यूज करें, केमिकल्स का यूज करें। केमिकल्स इन द सेंस फर्टिलाइजर्स का यूज कर सकते हैं ना, फर्टिलाइजर्स हो गए, और क्या हो सकता है, हर्बिसाइड्स हो गए, और क्या हो सकता है, पेस्टिसाइड्स, ठीक है। अगर हम इन सब का यूज करते हैं तो हमारा यील्ड बढ़ जाएगा, ठीक। उसके बाद हम ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर भी कर सकते हैं, जैसे हम मैन्योर्स का यूज कर सकते हैं, मैन्योर, कंपोस्ट ना, ऑर्गेनिक वे ऑफ एग्रीकल्चर। ऑर्गेनिक फार्मिंग सुना होगा ना, तो उसमें हम क्या यूज करते हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का यूज करते हैं, मैन्योर है ना, और उसके बाद हम वर्मी कंपोस्टिंग भी कर लेते हैं उसमें। तो उसका यूज करके भी हम अपना यील्ड बढ़ा सकते हैं। एंड देन नेक्स्ट इसके बाद है जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप, ठीक है। जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप, उसका भी हम यूज कर सकते हैं अपना यील्ड बढ़ाने के लिए। अब देखो ग्रीन रेवोल्यूशन जब हुआ, जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ, तो उस टाइम पे फूड सिक्योरिटी बहुत बड़ा चैलेंज था, मेजर चैलेंज था, ठीक है। लोग भूखमरी से मर रहे हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्या है, खाना, भोजन मिलेगा तभी तो बाकी काम हो पाएंगे। तो फूड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए क्या हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन आया। कौन लेके, नॉर्मन बोरलॉन्ग, ठीक है। इनको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन भी बोला जाता है, इनको नोबेल प्राइज भी मिला है, ठीक है। नोबेल प्राइज भी मिला है इनको पीस के लिए, ठीक है, नॉर्मन बोरलॉन्ग को। एंड इंडिया में फादर ऑफ किसको बोला था, एम.एस. स्वामीनाथन, ठीक है, ये इंडिया में। तो ग्रीन रेवोल्यूशन आया। ग्रीन रेवोल्यूशन जब आया तो जो हमारा फूड सप्लाई था वो 3 गुना बढ़ गया, ट्रिपलिंग फूड सप्लाई, 3 गुना फूड सप्लाई बढ़ गया। लेकिन उसके बाद भी जो हमारी ग्रोइंग पॉपुलेशन थी उसको भोजन नहीं सफिशिएंट मिल पा रहा था, और डिमांड थी फूड की, ठीक है। तो थ्री टाइम्स फूड का सप्लाई बढ़ा, फिर भी हमको क्या है, उतना एनफ सफिशिएंट फूड अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। एवरी ह्यूमन बीइंग को, हर पीपल को खाना नहीं मिल पा रहा था जितना उसको चाहिए, ठीक है। उसके बाद और क्या क्या हुआ इसमें इम्प्रूव्ड क्रॉप वेराइटीज, जो क्रॉप की वेराइटीज थी वो इम्प्रूव हुई। और मेजर देखो वीट था जिस पर ग्रीन रेवोल्यूशन सबसे ज्यादा सक्सेसफुल हुआ था, और भी क्रॉप्स पे हुआ था लेकिन वीट पे सबसे ज्यादा हुआ था। और ये मेनली नॉर्थ इंडिया वाले रीजन में हुआ था, जैसे पंजाब, हरियाणा, यूपी, इन वाले रीजन्स में ज्यादा ग्रीन रेवोल्यूशन सक्सेसफुल हुआ था, ठीक है। थोड़ा बहुत राइस पे भी हुआ था, लेकिन बाकी जो अदर क्रॉप्स हैं जैसे आपकी मेज हो गई
या फिर सोयाबीन हो गई, जो भी बाकी अदर एडिबल क्रॉप्स है उन पर इतना फोकस नहीं था, मेन फोकस इस पर का वीट पे ही था। तो क्रॉप वेराइटीज इंप्रूव हुई, बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, ठीक है, ये सारी चीजें हुई ग्रीन रेवोल्यूशन में। देन यूज ऑफ एग्रोकेमिकल्स का बहुत यूज किया गया, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इनका बहुत यूज किया गया था, ठीक है। और इसमें हाई यील्डिंग सीड्स का भी यूज किया गया था, ठीक है ना, हाई यील्डिंग वैरायटीज इनका यूज किया गया था, ठीक है, जो हम अभी पढ़ रहे हैं इम्प्रूव क्रॉप वैरायटीज। तो ऐसे वैरायटीज को लिया गया जिनका यील्ड बहुत ज्यादा है, ठीक है, उनको लिया गया था। उसके साथ साथ फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड को भी यूज किया गया। अब देखो प्रॉब्लम कहाँ आने लगी, प्रॉब्लम ये थी कि जो डेवलपिंग कंट्रीज थी उनके लिए फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स बहुत कॉस्टली है, ठीक है, इतना सस्ता नहीं है कि एवरी वन को अवेलेबल हो जाए, तो ये चीजें बहुत महंगी आती हैं, ठीक। तो अब जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो कैसे इसको खरीदेंगी, जो बड़े बड़े डेवलप्ड नेशंस हैं वो तो इजीली बाय कर सकते हैं, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके सामने तो यही चैलेंज आ गया कि हम इसको कैसे खरीदें, ठीक है। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज थे उनके लिए ये जो एग्रोकेमिकल्स हैं ये बहुत एक्सपेंसिव पड़ रहे थे, ठीक है। और दूसरा जो कन्वेंशनल ब्रीडिंग का मेथड होता है, जो कन्वेंशनल ब्रीडिंग मतलब जैसे पॉलन ग्रेन सिलेक्ट कर लिया किसी प्लांट का और फिर उसको स्प्रे किया अपने जिस भी प्लांट में कैरेक्टर चाहिए, तो उसमें होगा नहीं होगा, तो वो इतना सक्सेसफुल नहीं होता है, ठीक है, कन्वेंशनल ब्रीडिंग, वो उससे इतना यील्ड नहीं बढ़ पा रहा था। तो अब दूसरा क्या है फिर इसमें आगे और क्या था कि एग्रोकेमिकल्स का यूज भी कम करना है, क्योंकि क्या है ये बहुत ज्यादा पॉल्यूशन करते हैं, सॉइल पॉल्यूशन करते हैं, सॉइल का जो फ्लोरा है और जो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके लिए बहुत हार्मफुल है, ठीक है। और फिर इनका जो जब ये बनते हैं तब भी ये बहुत सारा नेचर को हार्म करते हैं। तो जो एग्रोकेमिकल्स हैं ये इन्वायरमेंट को बहुत हार्म कर रहे हैं, ठीक है। तो दो काम करने थे, पहली चीज तो पॉल्यूशन को कम करना है जो एग्रोकेमिकल्स के मैन्युफैक्चरिंग से हो रहा है या यूज से जो हो रहा है, और दूसरा हमको यील्ड्स भी बढ़ानी है अपनी। तो उनके लिए सबसे बेटर ऑप्शन क्या लगा था फिर कि जीएम क्रॉप्स का यूज किया जाए, यानी जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं उनका इस्तेमाल किया जाए, ठीक है। अब हम देख लेते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। देखिए हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, जैसे मान लीजिए हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, कोई भी जीन है ये XYZ, ये मान लो कोई X प्रोटीन बनाता है, ठीक है, ये प्रोटीन अब हमको, ठीक है, ये प्रोटीन हमको चाहिए अपने किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में, तो अब मान लो हमने वेक्टर की हेल्प से इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को इसमें इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है, ठीक है ना, और फिर ये होस्ट ऑर्गेनिज्म में चला जाएगा। ये हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, हमने ये लास्ट चैप्टर में हमने कई बार ये चीजें डिस्कस की है। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनका जीन है वो थोड़ा सा ऑल्टर हुआ, मतलब ऑल्टर क्या होगा, हम कोई उसमें सेगमेंट दूसरा जो डिजायर्ड कैरेक्टर का सेगमेंट है उसके हम जो हम उसमें ऐड कर देंगे उसके डीएनए में, तो क्या होगा फिर वो थोड़ा सा ऑल्टर होगा, मतलब नेचर में जो था उससे वो बदल गया है, ठीक है। तो प्लांट्स, बैक्टीरिया, एनिमल्स, फंजाई, जीन हैज बीन ऑल्टर्ड बाय मैनिपुलेशन, ठीक। ह्यूमंस ने क्या किया, उसका जीन ऑल्टर किया है, क्यों, क्योंकि हमको उसमें कोई कैरेक्टर चाहिए, कोई उसमें ऐसा जीन डाला है जो हमको प्रोटीन चाहिए, अब उसमें हमने वो जीन डाल दिया, वो कैरेक्टर हमको उस ऑर्गेनिज्म में चाहिए तो उसका जीन हमने उसमें डाला, तो उसका जो डीएनए है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं क्या हो गया, मैनिपुलेट हुआ, जो पहले नेचर में था अब वो नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ बदलाव आया। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलते हैं हम, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अब हम देख लेते हैं बेनिफिट्स ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। अगर हम जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएम क्रॉप्स लेके आए तो इसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो क्या है, एबायोटिक स्ट्रेस को टॉलरेट कर सकता है। मान लीजिए कोई प्लांट है जो कोल्ड रीजन में उगता है, ठीक है, जैसे वीट है, वीट कोल्ड रीजन वाला है, उसमें टॉलरेट करने की कैपेबिलिटी है ठंड को, तो हम उसको अपने यहाँ जो रीजन्स हैं जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही उधर लाते लगाते हैं, उस वैरायटी में से वो जीन ड्राइव करके अपने वाले उसमें डाल दें जो हमारे यहाँ लगता है, तो फिर क्या होगा, उस वीट में क्या होगा, कोल्ड स्ट्रेस बियर करने की कैपेबिलिटी है। फिर ड्रॉट रेजिस्टेंस, क्योंकि ड्रॉट पानी नहीं आ रहा, क्योंकि जो इंडिया इसमें क्या है, मोस्ट ऑफ द मानसून पे डिपेंड है खेती, तो फिर अगर ड्रॉट आ जाएगा तो फिर प्रॉब्लम है, तो ड्रॉट रेजिस्टेंस भी
और सॉल्ट रेजिस्टेंस, हीट रेजिस्टेंस, जो भी हमको प्लांट बियर कर सके, जो भी एक्सट्रीम एनवायरनमेंट, उस सब उसको टॉलरेट करने के लिए हम उसमें उसका जीन इंटीग्रेट कर सकते हैं। फिर रिड्यूस रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड्स, हम उसमें पेस्ट रेजिस्टेंस का भी कोई अगर जीन डाल दें, उसको इस तरह से मॉडिफाई करें कि वो पेस्ट रेजिस्टेंट को भी बियर करे, तो फिर हमें केमिकल पेस्टिसाइड्स की जरूरत नहीं, हमको इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा केमिकल्स पे। उसके बाद पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस भी हो जाते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं इसके, जैसे मान लीजिए कोई इंसेक्ट लग गया, कोई फंजाई का इन्फेक्शन हो गया, तो मान लीजिए उसमें पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस हो जाते हैं, तो उस सब से भी हम इसको बचा सकते हैं। फिर मिनरल यूसेज एफिशिएंसी को भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है, जिससे क्या होगा, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल मेंटेन रह सकती है। देन न्यूट्रिशनल वैल्यू भी बढ़ा सकते हैं, जैसे गोल्डन राइस इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, उसमें विटामिन ए एनरिच्ड होता है इसलिए वो गोल्डन है, ठीक है। जो राइस होता है उसमें मेनली क्या होता है, स्टार्च होता है, तो इन राइस में हमने विटामिन ए वाला जीन डाला है, तो अब इस राइस के अंदर विटामिन ए भी मिलता है, ठीक है। इसके बाद क्रिएशन ऑफ टेलर मेड प्लांट्स। टेलर मेड प्लांट्स क्या होते हैं, टेलर मेड प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए उगाया जा रहा है, ठीक है, कोई स्पेसिफिक पर्पस है। स्पेसिफिक पर्पस क्या हो सकता है, स्पेसिफिक पर्पस मान लो हमें उससे कोई फ्यूल, कोई कुछ चाहिए, जैसे मान लो फ्यूल बनाने के लिए चाहिए, या कोई मेडिसिन बनाने के लिए चाहिए, या कोई स्टार्च बनाने के लिए चाहिए, तो उसको हम स्पेसिफिक पर्पस के लिए ग्रो करें और फिर वो इंडस्ट्रीज में उसको हम सप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे हमारे बेनिफिट्स हैं जीएम क्रॉप्स के, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के। अब हम इसके बाद उसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स कौन कौन से हैं, ठीक है, उनको अभी हम देखते हैं फिर।